नमस्कार, आदाब। मैं शर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले 3 एमएलएज के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला जारी किया है। न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देते हुए तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष को 4 हफ्ते के भीतर इन याचिकाओं की सुनवाई के लिए कार्यक्रम स्थापित करने का निर्देश दिया है। अयोग्यता याचिकाएं विधायक दानम नागेंद्र, कदियम श्रीहरि और तिलम वेंकट राव के खिलाफ दायर की गई हैं, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। याचिकाओं के जवाब में हाईकोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा के सचिव को इन मामलों की सुनवाई निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। भाजपा के राज्य सचिव पापा राव ने आलोचना की कि कांग्रेस सरकार सभी क्षेत्र में विफल रही है और चुनाव के दौरान लोगों से की गई 6 गारंटियों को लागू करने से इनकार कर रही है। उन्होंने खम्मम संसदीय संयोजक द्वारा बुलाई गई पार्टी नेताओं की बैठक में प्रमुख रूप से भाग लिया। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं से रेवंत रेड्डी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहने और जनता को इसकी विफलताओं से अवगत कराने को कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए दिसंबर में आंदोलन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रही है। उन्होंने आलोचना की कि सरकार विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मूसी नदी की सफाई के नाम पर कीमती जमीनें हड़पने की कांग्रेस सरकार की छिपी साजिश का भी आरोप लगाया है। राव ने खेद व्यक्त किया है कि जल निकायों के पूरे टैंक स्तर की रक्षा के नाम पर निर्दोष लोगों को डिमोलिशन से आतंकित किया जा रहा है। तेलंगाना विधानसभा का शीतकालीन सत्र 9 दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। सत्र शुरू होने से पहले राज्य कैबिनेट के संभावित विस्तार की तैयारी चल रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विस्तार प्रक्रिया 7 दिसंबर तक पूरी होने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से अंतरिम मंजूरी मिलने बाकी है। वर्तमान में तेलंगाना के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत 12 मंत्री शामिल हैं, जिसे 6 अतिरिक्त सदस्यों के लिए जगह बची है। प्रस्तावित विस्तार का लक्ष्य सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने से पहले इन पदों को भरना है। रिपोर्ट से पता चलता है कि नए मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए सरकार और पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच सीक्रेट रूप से विचार विमर्श चल रहा है। उम्मीद है कि विधानसभा सचिवालय स्पीकर के फैसले के बाद विधानसभा और परिषद दोनों सत्रों की शुरुआत के संबंध में एक अधिसूचना जारी करेगी। सत्र के दौरान एजेंडे के प्रमुख विषयों में तेलंगाना क्षेत्रीय रिंग रोड परियोजना, राजस्व विभाग कानूनों में संशोधन, हाइड्रा शक्तियां और मूसी नदी के पुनरुद्धार पर चर्चा शामिल है। हैदराबाद में गोशामल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक टी राजा सिंह ने अयप्पा स्वामी के भक्तों को केरल में सबरीवाला मंदिर की यात्रा करते समय वावर मस्जिद या वावर स्वामी दरगाह और मस्जिद, जिसे वावर मस्जिद के नाम से जाना जाता है, नहीं जाने की सलाह देकर विवाद खड़ा कर दिया है। परंपरा के हिस्से के रूप में अयप्पा स्वामी के भक्त सबरीमाला मंदिर में प्रार्थना करने से पहले वावर मंदिर जाते हैं। इस प्रथा का पालन कई दशकों से किया जा रहा है। राजा सिंह ने इस परंपरा को नक्सलियों, वामपंथियों और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा रचित एक साजिश बताया। राजा सिंह ने कहा है, एक साजिश रची गई और एक अफवाह फैलाई गई कि अगर कोई अयप्पा भक्त वावर दरगाह के दर्शन करेगा तभी उसकी अयप्पा दीक्षा और सबरीमाला मंदिर की यात्रा पूरी होगी और स्वीकार की जाएगी। राजा सिंह ने आगे कहा है कि अयप्पा भक्तों को ये समझना चाहिए कि हिंदू धर्म स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हिंदुओं को कब्रों पर झुकना या हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। बीआरएस के विधायक टी हरीश राव ने आज राज्य में कपास किसानों को 500 रुपए का बोनस देने में विफल रहने के लिए तेलंगाना सरकार की आलोचना की। उन्होंने आगे तेलंगाना सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 500 रुपए के बोनस के बारे में केवल भगवान ही जानता है और कहा कि तेलंगाना में किसान अपने उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीआरएस विधायक ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने तेलंगाना में किसानों, खेतीहर मजदूरों या किसी अन्य वर्ग के लोगों का समर्थन नहीं किया है। इसके बाद उन्होंने तेलंगाना सरकार से भारतीय कपास निगम द्वारा समर्थित खरीद केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया। खम्मम में कपास बाजार में किसानों को संबोधित करते हुए तेलंगाना के पूर्व वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि लोन माफी के नाम पर किसानों को धोखा दिया गया है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वाई शर्मिला ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की आलोचना की है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अडानी समूह के साथ किए गए सौदों में कथित रिश्वत लेने के लिए सवाल उठाया और उन पर आंध्र प्रदेश को अडानी को ब्लैंक चेक के रूप में देने का आरोप लगाया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एपीसीसी अध्यक्ष ने रेड्डी पर आंध्र प्रदेश को अडानी राज्य बनाने का आरोप लगाया है। ये तब हुआ जब न्यूयॉर्क के ईस्टर्न जिले के एक अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने गौतम अडानी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत योजना से जुड़े आपराधिक मामले किए हैं। एशियाई के आरोप
आरोपों के मुताबिक रिश्वतखोरी योजना कथित तौर पर 2 नवीनीकरण ऊर्जा कंपनियों को बहु अरब डॉलर की सौर ऊर्जा परियोजना पर पूंजी लगाने में सक्षम बनाने के लिए आयोजित की गई थी, जिसे कंपनियों को भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। शर्मिला ने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी को भी सौदे से हिस्सा मिला था। शर्मिला ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बिजली सौदे को रद्द करें और अडानी को ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग की है। साल 2010 में पूरे कर्नाटका में सुर्खियों में रहे तुमकुर जिले के गोपालपुर गांव में एक दलित महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने 21 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 28 जून 2010 को तुमकुर जिले के गोपालपुर गांव में दबा होनम्मा नाम की एक दलित महिला की हत्या कर दी गई थी। अब 14 साल बाद उसी गाँव के 21 आरोपियों को जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 13,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि 28 जून 2010 को तुमकुर जिले के गोपालपुर गांव में डाबा होन्नमा नाम की एक दलित महिला की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में हंदराकेरे पुलिस स्टेशन में कुल 27 लोगों के खिलाफ हत्या और जातीय हिंसा का मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच कर रहे तत्कालीन डीएसपी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और सभी 27 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई के दौरान आरोपी साबित हुए। अब तुमकुर के तृतीय उच्च जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश नागिरेड्डी ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फिलहाल 27 आरोपियों में से 6 की मौत हो चुकी है, इसलिए 21 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। 21 लोगों में से 2 महिलाएं और 19 पुरुष हैं। इससे पहले राज्यभर में सुर्खियों में रहे कोपल जिले के मुरकुमी गाँव में दलित गली में आग लगाने के मामले में 98 आरोपियों को एक साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बाद में धारवाड़ उच्च न्यायालय की पीठ ने सजा पर रोक लगा दी और आरोपियों को जमानत दे दी। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में किसानों और अन्य लोगों के एक वर्ग द्वारा उनकी जमीनों को वक्फ संपत्तियों के रूप में चिन्हित किए जाने के आरोपों के बाद भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता एसटी रवि ने कहा है कि कांग्रेस चाहे तो 100 करोड़ रुपए का कांग्रेस भवन बना सकती है, क्या उनके पास पैसे की कमी है? कांग्रेस नेताओं के घरों में हजारों करोड़ रुपए मिले हैं, 14 लाख राशन कार्ड खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस चू नहीं कर रही है। 15 करोड़ नहीं है तो 1000 करोड़ को कांग्रेस भवन बन सकता है, बनना। पैसा कमी है क्या? एक कांग्रेस नेताओं के घर में हजारों करोड़ मिलता है, करोड़ रुपया मिलता है, पैसा कमियां नहीं है। रेशन कार्ड जनता हर जगह में उसको घेराव करने के लिए शुरू करे है ना, उसके लिए डर गया। नहीं है तो 14 लाख रेशन कार्ड मुझे लगता है कट किया है। गरीबों को रेशन कार्ड को भी छीन लिया है कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस भवन उसका पार्टी का इरादा है, करना है तो करना। ये कांग्रेसियों ने गरीबी नहीं है, सब लोग अमीर लोग हैं। 100 करोड़ का भवन भी बना सकता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले 3 एमएलए के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला जारी किया है। न्यायमूर्ति बी विजय सेन रेड्डी ने ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देते हुए तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष को 4 हफ्ते के भीतर इन याचिकाओं की सुनवाई के लिए कार्यक्रम स्थापित करने का निर्देश दिया है। अयोग्यता याचिकाएं विधायक दानम नागेंद्र, कदियम श्रीहरि और तिलम वेंकट राव के खिलाफ दायर की गई है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। याचिकाओं के जवाब में हाईकोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा के सचिव को इन मामलों की सुनवाई निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।